वेलकम टू एकेडमिक मेंटर चैनल। दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर मनोज कुमार और मैं आज नए टॉपिक के साथ आया हूं साउथ चाइना सी। दोस्तों, साउथ चाइना सी जैसा कि आपने सुना है, चाइना का काफ़ी एग्रेशन देखने को मिलता है यहाँ पर ड्यू टू ट्रेड इंपॉर्टेंस। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले साउथ चाइना सी है कहाँ, उसको मैप में भी दिखाऊंगा मैं, और इसके बारे में पहले बता देता हूँ। ये साउथ चाइना सी एक मार्जिनल सी है और ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। और इसमें जो है इसका जो एरिया है पूरा, वो कितना है, वो एरिया है 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ये एरिया, और ये किलोमीटर में है, और 14 लाख स्क्वायर माइल भी कह सकते हैं। द साउथ और ये साउथ चाइना सी जो डिस्प्यूट है वो क्या है, आइलैंड का भी है और साथ साथ मैरीटाइम क्लेम्स का भी। मैरीटाइम क्लेम्स क्या होता है, जो बाउंड्री समुद्र का कुछ पोर्शन है जो एक कंट्री क्लेम करता है, जैसे इस पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये सारे जो जोन होते हैं किया जाता है। इसकी एक मेजरमेंट है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अब इसमें ये कुछ सोवरेन स्टेट हैं जो इसको क्लेम करते हैं। वो हैं कौन कौन? ब्रूनी है, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है जिसको मेनलैंड चाइना भी कहते हैं, द रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको ताइवान नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड वियतनाम। दोस्तों, पीआरसी और ताइवान को छोड़कर बाकी रेस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ इसको क्लेम करती हैं वो आसियान कंट्री की पार्ट हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये मैप में देख सकते हैं आप इजीली। ये रहा वियतनाम, और ये रहा चाइना, ये रहा चाइना, ये रहा ताइवान, दोस्तों ये रहा ताइवान, और ये रहा मलेशिया। फिर मलेशिया यहाँ पे रहा, ये रहा मलेशिया, ये फिलीपींस है, ये वियतनाम है, और ये मलेशिया का कोलमपुर है, और इसके नीचे ही इंडोनेशिया है, सिंगापुर और ब्रूनी, ये रहा ग्रीन रीजन। तो दोस्तों इसमें इस मैप में ये बताया गया है, जो चाइना और ताइवान है वो जो ये रेड वाली लाइन है इसको क्लेम करती है। वो कहती है ये जो इतना पोर्शन है इस साउथ चाइना सी का, वो किसको बिलोंग करता है, वो चाइना को बिलोंग करता है। इस पर किसी और का हक नहीं है। ये पूरी रेड लाइन ताइवान, क्योंकि ये एक ही कंट्री हुआ करती थी पहले। ताइवान में जो गवर्नमेंट है उस वो पूरे मेन लैंड पे राज करती थी, लेकिन जब उनसे क्राइसिस हुआ 1949 में, माओइस्ट पार्टी बनी, तो माओइस्ट पार्टी मेन लैंड चाइना में बनी थी, और ये ये गवर्नमेंट ने अपनी जो भी है उसको उठा के ताइवान में शिफ्ट कर लिया। दो अलग अलग गवर्नमेंट चलती, ताइवान में अलग गवर्नमेंट है और उधर माओइस्ट गवर्नमेंट है मेनलैंड चाइना में। तो ये रेड वाला जो पोर्शन है ये चाइना क्लेम करता है, दोनों बोथ चाइना एंड ताइवान बोथ क्लेम करते हैं। और मलेशिया क्लेम करता है ये येलो वाला, जितना भी ये येलो वाला पोर्शन है, ये देखिए ये येलो वाला ये क्लेम करता है, और इधर भी ये क्लेम करता है। मलेशिया कहता है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू सी रूल ये पोर्शन हमें बिलोंग करता है। और उसके बाद क्या है, वियतनाम जो ब्लू वाला पार्ट है, जो ब्लू वाला लाइन शो कर रही है, वो वियतनाम कहता है कि अकॉर्डिंग टू सी रूल ये ब्लू लाइन जो है ये इतना पोर्शन मेरे को बिलोंग करता है, ये कहता है वियतनाम। अब यहाँ देख रहे हो सब एक दूसरे के जो क्लेम करते हैं एरिया, सब एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। यहाँ ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये पोर्शन 1 2 3 कंट्री, 3 और 4 4 कंट्री के बीच में ये पोर्शन पड़ रहा है, तो यहाँ ऑब्वियसली डिस्प्यूट होगा ही होगा। इसी तरह फिलीपींस ने भी बोला कि हमें भी अकॉर्डिंग टू सी रूल हमें भी बिलोंग करता है ये एरिया। तो इसका क्या है, जो ये पर्पल लाइन जा रही है, ये पर्पल लाइन वाला जो पोर्शन है ये क्लेम करता है फिलीपींस। फिलीपींस के बाद आता है लास्ट में ताइवान। ताइवान वही रेड वाला ही क्लेम करता है जो चाइना जितना पोर्शन क्लेम करता है। तो ये इस मैप में आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ तो होगा जो इतनी कंट्री इसके पीछे पड़ी हुई क्लेम कर रही हैं, तो इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 1/3 जो वर्ल्ड शिप हैं, मतलब अगर 4 शिप जाती तो 4 में से 3 शिप इस इलाके से ज़रूर गुजरती हैं। और वो लगभग यहाँ पे जो बिज़नेस होता है या ट्रेड होता है वो कितने का होता है, वो $3 ट्रिलियन का होता है। दोस्तों ये तो एक देश की इकोनॉमी ही समझ लीजिए। $3 ट्रिलियन मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जितनी इंडिया की इकोनॉमी है उतना तो इस एरिया से ट्रेड हो जाता है, इस इलाके से। दूसरा क्या है, यहाँ पर ल्यूक्रेटिव फिशरीज़ हैं, जो यहाँ पे मछलियाँ पाई जाती हैं वो काफ़ी बिज़नेस के लिए लाभदायक होती हैं, काफ़ी तगड़ा मार्जिन मिलता है वो सी फूड से। और ये जो आसियान कंट्री हैं उनके लिए बहुत ही क्या कहते हैं इसको, वो कहते हैं ना खजाना, उस तरह से ये एक्ट करता है ये फिशरीज़। और क्या है यहाँ पर जो ये इसकी अब लोकेशन हम समझ लेते हैं। इसकी लोकेशन क्या है, चाइना के साउथ में है, वियतनाम के ईस्ट में है, और फिलीपींस के क्या है वेस्ट में है। और मैले पेनिनसुला, जो मैले पेनिनसुला किसका, और सुमात्रा, मैले और सुमात्रा ये किसके हैं, मैले है मलेशिया का, और सुमात्रा किसका है, इंडोनेशिया का। और ये कहाँ तक है, अप टू स्टेट ऑफ सिंगापुर इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ ऑफ द बैंका ब्लीटिंग आइलैंड और बर्नियो तक फैला हुआ है। दोस्तों बर्नियो तक फैला हुआ है। अभी आइए इसको मैप में दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए कहाँ से, ये रहा ये जो पोर्शन है, ये
इसको कहते हैं मेले आइलैंड। ये सुमात्रा इंडोनेशिया का हो गया। फिर सिंगापुर यहाँ पे पड़ता है। उसके बाद इधर ये सारी चीज़ें होती हैं। और कहाँ तक फैला हुआ है ये आप देख सकते हैं, ताइवान तक पूरा ये साउथ चाइना सी यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद इधर फिलीपींस सी पड़ जाता है। ये रहा फिलीपींस, ये रहा वियतनाम, और ये रहा आपका मलेशिया और ये इंडोनेशिया। उसके बाद दोस्तों अब देखिए, अब ये न्यूज़ में क्यों आया, इसका कारण है सबसे पहले 2013 अगर हम पास में जाएं 2013 में, तो क्या हो, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको हम मेनलैंड चाइना कहते हैं, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने इन आइलैंड को रीस्टोर करने की रिजॉर्ट किया इस आइलैंड को। और यहाँ पर क्या किया, बिल्डिंग बनाना शुरू किया स्पार्टली आइलैंड में। अब स्पार्टली आइलैंड आपको दिखा देता हूँ। स्पार्टली आइलैंड है हमारा ये वाला। तो ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड, ये हमारा स्पार्टली आइलैंड है। तो इसमें मैंने इसको चाइना चाहता है लेना। तो स्पार्टली आइलैंड को और द पिराकल आइलैंड रीजन, अब पिराकल कहाँ है, ये रहा पिराकल आपका। तो ये रहा आपका स्पार्टली और पिराकल ये रहा। पिराकल में ऑलरेडी चाइना का कब्जा है, स्पार्टली पे भी वो कब्जा चाहता है, जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पे वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया, इंडोनेशिया ये लोग भी इसको क्लेम करते हैं, ब्रूनी भी। उसके बाद आता है हमारा ये चीज़ हो गया, और ये हो गया आइलैंड रीजन। और ये एक्शन जो है वो इंटरनेशनल कंडेमनेशन के अंडर में आता है। तो अब इसकी वजह से क्या, फिर 2015 में जो यूनाइटेड स्टेट है, 2015 में यूनाइटेड स्टेट ने और फ्रांस ने, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ये तीन जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को क्या कंडक्ट किया इस रीजन में। अब जुलाई 2016 में क्या हुआ, एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बना जो कि और किस आर्टिकल के अंदर, एनेक्स 7 के अंडर में। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, अब जिसको UNCLOS भी कहते हैं, ये रूल किया इसने अगेंस्ट PRC मैरीटाइम क्लेम। जैसे जो PRC में जो वो चाइना कहता था कि ये पूरा रीजन मुझको करता है, तो मुझसे पूछे बिना यहाँ से कोई ट्रेड नहीं होगा, या उसे टैक्स मिलना चाहिए अगर कुछ होता है। तो ये सारे क्लेम को क्या किया उसने, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में जो हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसने क्या किया, इसको जो भी रूल था उसको रूल आउट कर दिया। ये हुआ था फिलीपींस वर्सेस चाइना के बीच में। अब क्या हुआ, ये ट्रिब्यूनल जो था, ट्रिब्यूनल ने कोई भी रूल नहीं बताया ओनरशिप पे कि ये आइलैंड किसको बिलोंग करता है, इस चीज़ को रिजॉल्व नहीं किया। और इसकी मैरीटाइम बाउंड्रीज़ के बारे में भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दी। अब क्या हुआ, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने और द रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान, इन्होंने कहा कि ये जो ये ट्रिब्यूनल है हम इसको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते। दोनों ने कहा, ताइवान ने भी और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों ने कहा, और कहा ये मैटर ये हम बायलैटरल नेगोशिएशन से हम क्लेम करें, बायलैटरल नेगोशिएशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें किसी UN का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए इसमें। जो क्लेमेंट है, क्लेमेंट बताया था आपको, ब्रूनी, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये क्लेमेंट है, ये सब आपस में बायलैटरली टॉक करके इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, ऐसा इन्होंने बोला। अब ये देखिए, ये कंट्रीज़ हैं, फ्लैग है सबका, किसने किसने कहाँ कहाँ पे कब्जा कर रखा है, मतलब किसके अंडर में है। तो ये इसको जूम कर लेते हैं, ये देखिए आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। ये वियतनाम के अंडर में, ये सब जितना हमें एक स्टार दिखाई, ये वियतनाम है, ये फिलीपींस है, और ये मेनलैंड चाइना दिखाई दे रहा होगा आपको। ये सारी इन्होंने क्लेम कर रखा है। अब दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड साउथ चाइना सी। तो इसका नाम साउथ चाइना सी कैसे पड़ा ये देखते हैं। जब अर्ली यूरोपियन यहाँ पर ट्रेड करने आए, क्योंकि आप सभी को पता है सबसे पहले जो सी रूट का ट्रेड के लिए सी रूट का यूज़ किया वो यूरोपियंस थे। तो उन्होंने इसको ये, क्योंकि किस रीजन में पड़ता था, साउथ एशिया रीजन में पड़ता था, और यहाँ से किधर चाइना की तरफ गए ये लोग, चाइना की तरफ बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो 16वीं सेंचुरी में जो पोर्तुगीज़ सेलर थे उन्होंने इसका नाम दिया द चाइना सी, मारे द चाइना, और फिर इसका नाम पड़ गया, जो आसपास के लोगों ने इसको साउथ चाइना सी कहना शुरू कर दिया। और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इसको साउथ चाइना सी ही नाम दिया, जिसको हम कहते हैं नान है। तो दोस्तों अब देखिए, अब क्या हुआ था, ये एक अनअप्रूव्ड ड्राफ्ट जो कि 1986 में IHO इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने प्रपोज़ किया नातुना सी को लेकर। तो नातुना सी अभी नातुना सी का भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपको दिखाऊंगा मैं। तो साउथ चाइना सी साउदर्न बाउंड्री वॉज शिफ्टेड नॉर्थवर्ड, जो उसकी साउदर्न बाउंड्री थी वो थोड़ी क्या हो गई, नॉर्थवर्ड। जो साउदर्न बाउंड्री मतलब इसको और थोड़ा सा इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। फ्रॉम द ये क्या है, इसको बांका बेल्टनी आइलैंड, बांका बेलितंग आइलैंड से, और नॉर्थ ईस्ट नातुना की तरफ हो गया। अब इसको मैप में दिखा देता हूँ मैं आपको।
ये रहा नातुना आइलैंड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो साउथ चाइना सी को क्या क्या कहा गया, इसका पहले तो वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया एरिया कि ये इसके आगे नहीं है, तो नातुना सी तक कहा गया था। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। तो नातुना सी कहाँ भी वहीं था, नातुना सी कहाँ है, ये रहा नातुना और ये नातुना सी। तो साउथ चाइना सी सिर्फ यहीं तक था, तो इसकी बाउंड्री को और थोड़ा सा क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। अब शुरू करते हैं। तो यहाँ तक आपको से, और ये क्या है, द बंका बेल्टिंग आइलैंड। अब द बंका बेल्टिंग आइलैंड भी देख लीजिए। द बंका बेल्टिंग आइलैंड कहाँ है आपका, बंका बेल्टिंग आइलैंड इस मैप में नहीं दिखेगा आपको, अभी आगे चल के दिखाऊंगा मैं। तो चलिए यहाँ पे हो गया। उसके बाद शुरू करते हैं। जो ये डिस्प्यूट था आइलैंड का, इसमें सिर्फ आइलैंड का ही नहीं था, आइलैंड भी था, रीफ्स भी शामिल थे, बैंक भी शामिल थे, और भी फीचर्स जो साउथ चाइना सी के हैं वो सब इसमें इंक्लूड थे। द स्पार्टली आइलैंड और पिराकल आइलैंड, तो ये तो बड़े आइलैंड ये तो हैं ही, उसके साथ साथ स्कारबो रफ शोल एंड वेरियस बाउंड्रीज इन द गल्फ ऑफ टोकी। अब दोस्तों गल्फ ऑफ टोकी आपको दिखा देता हूँ। गल्फ ऑफ टोकी कहाँ पड़ता है, गल्फ ऑफ टोकी आपका जो है वो इस रीजन में पड़ता है, ये है आपका गल्फ ऑफ टोकी, ठीक है। ये वाला रीजन जो है आपका वो गल्फ ऑफ टोकी है। तो ये सारी चीज़ें आ गई गल्फ ऑफ टोकी तक। उसके बाद क्या है, ये इसमें वाटर नियर द इंडोनेशियन नातुना आइलैंड, जो वाटर्स यानी कि जो सी है या जो भी है वाटर बॉडी, वो जो नातुना आइलैंड के पास है। नातुना आइलैंड को कौन क्लेम करता है, इंडोनेशिया क्लेम करता है, ठीक है। विच डू नॉट रिगार्ड द पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी, जो कि साउथ चाइना सी का पार्ट है ही नहीं, ऐसा क्लेम, ऐसा भी डिस्प्यूट आया। और जो इसमें क्लेमेंट स्टेट थे वो किस में इंटरेस्टेड थे, वो इंटरेस्टेड थे रिटेनिंग और एक्वायरिंग द राइट टू फिशिंग स्टॉक। आप सबको पता है काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है यहाँ पे, फ़िश की बहुत अच्छी वो पाई जाती है, ब्रीड पाई जाती है, और ये काफ़ी कॉमर्शियल है, मतलब काफ़ी अच्छे रेट में बिकती है मार्केट में। और क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्रूड ऑयल। अब यहाँ पे इसके सी बेड में क्या है, क्रूड ऑयल भी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी मिलता है, तो इसका एक्सप्लोर करने के लिए भी ये लोग इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद कि नेचुरल गैस भी है यहाँ पर, और इसका जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है और इम्पॉर्टेंस है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी रूट है, इसलिए भी लोग इसमें क्या है, इसके लिए लोग क्लेम कर रहे हैं। एक कंट्री नहीं, यहाँ पर पूरी 5 कंट्रीज़ हैं, 5 to 6 कंट्रीज़ हैं। अब ये रहा, अब क्लेमेंट आपको पता ही चल गया होगा, चाइना है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये PRC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये रही आपकी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये रहा ताइवान जिसको हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, और फिर ये रहा पिराकल आइलैंड, ये स्पार्टली आइलैंड है, ये वियतनाम है, और ये रहा मलेशिया, और ये रहा हमारा इंडोनेशिया, और ये रहा फिलीपींस। तो ये सारे कंट्रीज़ क्या के 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कंट्रीज़ हैं जो इसमें क्या कर रही हैं, और ब्रूनी भी है यहाँ छोटा सा 7, और हाँ ब्रूनी है। तो 7 कंट्रीज़ इसके लिए क्या कर रही हैं, फ़ाइट कर रही हैं कि नहीं जी ये हमारा पार्ट है। अब इसका हिस्ट्री देख लीजिए, ये कब से, मतलब जो चाइना सी डिस्प्यूट है इसकी भी एक हिस्ट्री है, बहुत अच्छी हिस्ट्री है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में द एम्पायर ऑफ जापान ने इस आइलैंड का इस्तेमाल करती थी अपने मिलिट्री पर्पस के लिए, और इस आइलैंड पे, और क्योंकि ये आइलैंड कोई क्लेम नहीं करता था उस वक्त जब ये जापान इसका यूज़ करती थी, तो यहाँ पे जो इम्पीरियल जापानीज़ नेवी है उसने इसको कंट्रोल किया था। और क्या किया था इसमें, जो फ्रांस है उसने भी कंट्रोल किया था इसके कुछ रीजन को 1930 में। लेकिन जब वॉर हुआ, वॉर के बाद इम्पीरियल जापान ने क्या किया, इनको खाली कर रिलिंक्विश कर दिया अपने कंट्रोल को, ये आइलैंड के जो साउथ चाइना सी पड़ते थे। कब, इन 1951 ट्रीटी में, जिसको हम सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी भी कहते हैं। कहाँ पे हुआ था ये, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और इसमें न्यू स्टेटस ऑफ द आइलैंड को भी स्पेसिफाई नहीं किया गया था। तो उस वक्त क्या हुआ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उस वक्त वहाँ पे किसी सरकार थी, माओइस्ट सरकार थी, माओइस्ट गवर्नमेंट की सरकार थी। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे क्लेम किए कि ये जो आइलैंड थे 1951 ट्रीटी ऑफ नेगोशिएशन में, जो कि है फर्स्ट ताइवान स्टेट क्राइसिस, इसके बारे में डिस्कस किया। फिर क्या बोला, जो चाइना ने क्लेम किया इसमें, जो साउथ चाइना है वो
डेलिनेटेड इन पार्ट बाय 9 डैश। अब इसको क्या क्या उन्होंने बताया कि ये 9 डैश लाइन बताई कि जो ये 9 डैश लाइन है वो वाला पार्ट किसको बिलोंग करता है, चाइना को बिलोंग करता है। इसको मैं दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहे 9 डैश। ओरिजिनली ये 11 डैश लाइन थी, बट बाद में इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इसको 9 डैश लाइन कह दिया। तो जैसे ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, यही ये क्या है, ये 9 ये है हमारा। तो ये रहा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 डैश जो ये समुद्र में दिखाई दे रहा है, ये 9 डैश जो भी ये एरिया क्लेम कर रहे हैं, ये पूरा कौन क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है। बोलता है कि ये वाला एरिया चाइना को बिलोंग करता है 9 डैश वाला। तो 9 डैश लाइन हो गया। पहले ओरिजिनली कितना था, ये 11 डैश था। ओरिजिनली ये 11 डैश लाइन था। तो जब ये कब ये इंडिकेट किसने किया था, कुओमिंतांग गवर्नमेंट ने, जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको ROC कहते हैं, जो इस वक्त कहाँ पर है, ये है अब ताइवान। अब ये वाली गवर्नमेंट कहाँ पे, ताइवान में है। और ये साउथ चाइना सी को क्लेम किया था 9 डैश लाइन की तरह, 9 डैश लाइन कह के। अब क्या हुआ, जब कम्युनिस्ट पार्टी आई यहाँ पर 1949 में, आप सबको पता है वहाँ पर सरकार बदली थी, वहाँ पे बहुत क्राइसिस चला था। 1947 से लेकर 1949 तक चला था। वहाँ पे बहुत गृह युद्ध जैसा माहौल हो गया था। फिर वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी आई, जिसको हम कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949। तो ये इन्होंने क्या किया, इस लाइन को अडॉप्ट कर लिया और रिवाइज्ड कर दिया। जो कि 11 डैश लाइन था उसको रिवाइज्ड कर दिया 9 डैश डॉट में, और इंडोर्स किया कि ये किसने इंडोर्स किया था इसको, जोहू इनलई ने, जो चाइना के 1958 में चाइनाज़ 1958 डिक्लेरेशन में डिस्क्राइब किया था कि चाइना का क्लेम डिस्क्राइब किया था इन्होंने साउथ चाइना सी पर और वहाँ के आइलैंड पर, इसी 9 डॉटेड लाइन मैप पर। अब इससे क्या हुआ, इससे लेगेसी एक आई। इससे क्या हुआ, जो ये लेगेसी थी 9 डैश लाइन वाली, ये सम PRC गवर्नमेंट ही देखती है। PRC गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही मानते हैं इसको, और PRC की मिलिट्री मानती है 9 डैश लाइन वाले प्रोविज़न को, और हिस्टोरिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं और क्लेम करते हैं इस पूरे 9 डैश लाइन वाले रीजन को। देखिए काफ़ी बड़ा रीजन है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है पूरा, ये डिस्प्यूटेड है। क्यों? क्योंकि इसको क्लेम काफ़ी कंट्रीज़ करती हैं। वियतनाम भी करता है, इधर से मलेशिया भी करता है, इंडोनेशिया भी करता है, फिलीपींस भी करता है, ब्रूनी भी करता है। लेकिन जो ये चाइना है वो बोलता है नहीं, ये पूरा इलाका ही हमारा है। तो ये टोटल डिस्प्यूट है इस चीज़ का। अब आगे चलते हैं। अब देखिए जेनेवा अकॉर्ड हुआ था 1954 में, जो कब के, आफ्टर फर्स्ट इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर यहाँ फ्रेंच और चाइना के बीच में हुआ था। इंडो चाइना वॉर नाम से जाना था, फर्स्ट इंडो चाइना वॉर। ये क्या हुआ कि इसने साउथ वियतनाम को कंट्रोल मिल गया था। पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, जो ये वियतनाम है 2 पार्ट में डिवाइडेड था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। कुछ इस प्रकार से, ऊपर वाला नॉर्थ वियतनाम था, नीचे वाला साउथ वियतनाम था। तो ये जो पार्ट था जेनेवा अकॉर्ड 1954 के बाद, जेनेवा अकॉर्ड और जो फर्स्ट इंडो चाइना वॉर के बाद, ये सारा पोर्शन किसको दे दिया गया था, साउथ वियतनाम को दे दिया गया था। साउथ वियतनाम के कंट्रोल में आ गया था और ये वियतनामीज़ टेरिटरी हो गई थी साउथ ऑफ द 17th पैरेलल। और इसको ये क्या इंक्लूड करता था, आइलैंड जो पिराकल और स्पार्टली, जो जिसका आजकल सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट है, वो आइलैंड किसको बिलोंग करता है, वियतनाम को बिलोंग करता था। 2 साल बाद वहाँ पर नॉर्थ वियतनामीज़ ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्लेम किया, और क्लेम किया कि ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये लॉफुल क्लेमेंट है, मतलब कानूनी तौर पे ये चाइना को बिलोंग करता है ये आइलैंड, और साउथ वियतनाम ने इसका कंट्रोल ले लिया है। ऐसा किसने, नॉर्थ वियतनाम ने किया। जैसे इंडिया पाकिस्तान में वैसे नॉर्थ और साउथ वियतनाम हुआ करते थे उस वक्त, एक दूसरे को काउंटर किया करते थे। फिर 1974 में नॉर्थ वियतनाम ने क्या कर लिया, विक्ट्री कर ली वियतनाम वॉर। तो विक्ट्री इन वियतनाम वॉर बिगन टू सीम प्रोबेबल्स। अब क्या हुआ, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में युद्ध होते रहे, गृह युद्ध हुए, जिससे नॉर्थ वियतनाम क्या हुआ, जीत गया। तो उसने क्या किया, ये जो पोर्शन था, ये आइलैंड थे पिराकल और स्पार्टली, ये PRC को दे दिया, मिलिट्री फोर्स। पिराकल वाला आइलैंड किसको दे दिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को,
मिलिट्री फोर्स डिप्लॉय करने के लिए इस आइलैंड में। और यागोंग आइलैंड ले लिया और क्रीसेंट ग्रुप ऑफ रीफ्स फ्रॉम द साउथ वियतनाम, ये भी ले लिया नॉर्थ वियतनाम ने। उसके बाद ये देखिए, ये रहा नातुना, अम्बास, अनाम्बस, स्पार्टली और पिराकल। ये स्पार्टली और पिराकल काफ़ी स्ट्रेटजिक पोजीशन बिल्कुल मिड में पड़ते हैं और सभी सी रूट इफेक्ट अगर जिसका भी कंट्रोल हो उस वो क्या कर सकते हैं, बहुत ही अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है इस रास्ते को अपने पर्पस के लिए। तो ये सारी बहुत पावर स्ट्रेटजिक पोजीशन है ये। अब क्या हुआ, अब क्या है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो इसको प्रिवेंट करना चाहती थी पिराकल आइलैंड को फ्रॉम फॉलिंग अंडर कंट्रोल ऑफ नॉर्थ वियतनाम। वो तब क्या हुआ, देखिए उस वक्त नॉर्थ वियतनाम जब साउथ वियतनाम पे के बीच में वॉर हुई तो नॉर्थ वियतनाम जीत गया, तो उसने पिराकल आइलैंड चाइना को दे दिया था। अब चाइना नहीं चाहती थी कि ये पिराकल आइलैंड वापस नॉर्थ वियतनाम के पास जाए। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि जो ये अलाई नॉर्थ वियतनाम था, ये सोवियत यूनियन का अलाई था और ऑलरेडी चाइना का डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट था सोवियत यूनियन से। तो बॉर्डर वॉर भी चल रहा था सोवियत यूनियन से इन 1969। तो वो नहीं चाहता कि सोवियत यूनियन की प्रेजेंस इस साउथ चाइना सी में भी हो। तो उसने क्या किया, काउंटर अटैक। तो उसने क्या कि रिस्टोर करने के लिए उसने काउंटर अटैक कर दिया सेल्फ डिफेंस के चक्कर में। नॉर्थ वियतनाम के कोई अटैक नहीं होता, लेकिन चाइना ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया सेल्फ डिफेंस बताकर। और यूनाइटेड स्टेट ने इनको जवान भी दे दी थी, एक तरह से होता ना कि प्रॉमिस कर दे कि हम इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं करें, अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे, आप जो करेंगे कर लीजिए। ये क्या यूनाइटेड नेशन ने कह दिया था, प्रॉमिस कर दिया था, नॉन इन्वॉल्वमेंट प्रॉमिस कर दिया था PRC को कि जो भी वो करेगा ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी जो है उसने क्या किया, जो साउथ वियतनाम आइलैंड थे उन पर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब इन 1970 में क्या हुआ, जो फिलीपींस था और मलेशिया बिगन टू रिफरिंग द स्पार्टली आइलैंड एज ए इंक्लूड इन देयर ओन टेरिटरी। जो स्पार्टली आइलैंड है, देखिए पिराकल आइलैंड का तो मैटर सॉल्व हो गया। पिराकल आइलैंड किसने ले लिया, पिराकल आइलैंड तो भैया चाइना ने ले लिया वियतनाम से। साउथ वियतनाम का पहले कब्जा था, फिर नॉर्थ वियतनाम ने इसको हरा दिया था। यहाँ पिराकल आइलैंड नॉर्थ वियतनाम ने बोला चाइना की अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बाद में चाइना ने इसको क्या कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। फिर क्या हुआ, अब आई बात स्पार्टली आइलैंड की। अब स्पार्टली आइलैंड को जब कब्ज़ा किया चाइना ने, तो यहाँ पे फिलीपींस है और मलेशिया, ये दोनों इसको अपनी टेरिटरी में क्लेम करते थे। तो अब ये डिस्प्यूट यहाँ से हुआ। अब क्या हुआ तो ये 1970 की बात है, बिगन रिफरिंग द स्पार्टली आइलैंड एज देयर पार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, और 11 जून 1978 कब हुआ था ऑन टेरिटरी, कब 11 जून 1978 फिलीपींस ने इसको क्लेम किया था। और प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल डेक्री इशू की जिसका नंबर था 1596। उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है स्पार्टली आइलैंड का, वो बिलोंग करता है फिलिपिन टेरिटरी को। ये दोस्तों यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब 1988 में PRC और वियतनाम के बीच में एक युद्ध हुआ, लड़ाई किया इन्होंने। ये इनके बीच में मतलब एक तरह से क्या हुआ, युद्ध हुआ जॉनसन रीफ को लेकर। तो PRC ने क्या हुआ, ऑब्टेन परमिट फ्रॉम द इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन से क्या हुआ, परमिशन पा लिया PRC ने। और इन्होंने क्या किया, 5 ऑब्जर्वेशन पोस्ट यहाँ पर बिल्ड कर लिए, किसके लिए, ओशियन सर्वे के लिए। और ये किससे परमिशन लेकर बनाया, इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन से, जो कि इंटरनेशनल बॉडी है। वन ऑफ द परमिटेड ऑब्जर्वेशन पोस्ट वॉज अलाउड टू बी लोकेटेड, और उनमें से एक कहाँ पे अलाउड था, स्पार्टली आइलैंड रीजन में। स्पार्टली आइलैंड रीजन में भी वो था, एक पोस्ट थी। तो PRC ने क्या चूज़ किया कि जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है वो कहाँ पे हो, फेरी क्रॉस रीफ पे बने, विच वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर आइलैंड, जो दूसरे आइलैंड से क्या था, आइसोलेटेड था इस रीजन में, और किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया था अभी तक।
उसके बाद क्या हुआ, इट स्टार्टेड बिल्ड ए ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑन 13 निलस फेरी क्रॉस रीफ। और फिर क्या, वियतनाम ने फिर अपनी नेवी भेजी इस एरिया में मॉनिटर करने के लिए, और यहाँ पे क्लैश शुरू हो गया इनके बीच में जॉनसन रीफ के पास। और क्या हुआ, ये क्लैश के बाद क्या, चाइना ने इस जॉनसन रीफ को ऑक्यूपाई कर लिया। देख रहे हैं आप किस तरह से एग्रेशन दिखा रहा है चाइना। ये रहा कॉलिन रीफ, ये रहा जॉनसन रीफ दोस्तों, ये रहा आपका जॉनसन रीफ, जहाँ 1994 में जो पीआरसी ने था वो मिस्चीफ रीफ को क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था, जो कि 250 माइल फिलीपींस से दूर है। इसके ऑक्यूपेशन पे क्या हुआ, जो इसके ऑक्यूपेशन जो है, जो इसके मिडिल में है, एक एनर्जी रिसोर्स है कि रेस शुरू कर दी। कहाँ पर, इन द स्पार्टली, जहाँ पर चाइना के पास क्या था, चाइना की प्रेजेंस में कमी थी कि वहाँ इतना चाइना प्रेजेंट नहीं था जितना फिलीपींस की प्रेजेंस थी, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी प्रेजेंस थी उतना चाइना का नहीं था। तो मिस्चीफ रीफ ने फर्स्ट टाइम जब चाइना ने मिलिट्री कन्फ्रंटेशन किया फिलीपींस का, जो कि फिलीपींस किसका अलाई था, यूनाइटेड स्टेट का। फिलीपींस वॉज एन अलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो ऑक्यूपेशन और कंट्रोल मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पार्टली एंड पिराकल आइलैंड हैज़ नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली सिंस द मिडल ऑफ द 1990s। तब तक कोई चेंज नहीं हुआ था। पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने कंट्रोल किया कुछ फीचर्स पे ऑफ पिराकल। और इन द स्पार्टली वियतनाम कंट्रोल्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, यानी कि लगभग 29 आइलैंड को, 29 आइलैंड और फीचर्स, देखिए आइलैंड और रीफ्स, ये सब फीचर्स पूरे टोटल, इनको जनरल टर्म यूज़ किया गया फीचर्स। तो 29 फीचर्स पे वियतनाम का कब्जा था, और पिराकल और स्पार्टली पे, पिराकल्स पे पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का कब्जा था। फिलीपींस का कंट्रोल था 8 फीचर्स पे, मलेशिया का 5 पे था, पीआरसी, पीपल रिपब्लिक चाइना 5 था, और द रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास 1 था। तो बैलेंस ऑफ पावर इन द स्पार्टली हैज़ ग्रेटली शिफ्टेड सिंस 2013, जब पीआरसी ने क्या किया, आइलैंड बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को शुरू किया इस रीजन में। आइलैंड बिल्डिंग मतलब वो एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने लग गया। उसकी प्रेजेंस कम थी, तो उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे समुद्र के बीचों बीच में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना लूँ, तो इससे क्या होगा कि एक तो जो एक रूल ऑफ सी है, जिसमें एक रीजन होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब, तो अगर वो अपना एक आइलैंड बनाता है तो उससे क्या, उसको बहुत सारे रीजन पे उसका क्या आ जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। ये चीज़ें हो गई। फिर क्या हुआ, 20 जुलाई 2011 में एक एग्रीमेंट हुआ, जहाँ पे पीआरसी, ब्रूनी, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान एंड वियतनाम एग्रीड हुए किस पे, एक प्रीलिमिनरी गाइडलाइन पर, इम्प्लीमेंटेशन पे, जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ कंडक्ट कहते हैं ऑफ पार्टीज़ इन द साउथ चाइना सी, जो कि इसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा इस डिस्प्यूट को। तो इस एग्रीमेंट को डिस्क्राइब किसने किया था, पीआरसी, पीपल रिपब्लिक चाइना ने किया था। असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर जो थे इसके, पीआरसी के जो असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर थे, ल्यू जेनमिन ने इसको प्रपोज किया था या डिस्क्राइब किया था इसको, डीओसी को, डिक्लेरेशन ऑफ कंडक्ट को, डिक्लेरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़ इन द साउथ चाइना सी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था दोस्तों डॉक्यूमेंट में, जिसमें कॉर्पोरेशन इंक्रीज़ होता, किसमें, चाइना और आसियान कंट्रीज़ के बीच में। अब क्या हुआ, जिसका जो अर्ली ड्राफ्ट था उसमें एक्नॉलेज किया गया आस्पेक्ट सच एज मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब जो समुद्री जीव हैं उनका क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा, और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होगा। सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, सेफ्टी दी जाएगी नेगोशिएशन को, और कम्युनिकेशन को डेवलप किया जाएगा। सर्च एंड रेस्क्यू एंड कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल क्राइम। अब देखिए, जो क्राइम करके भागते समुद्री, तो इस चीज़ को क्या करेंगे, इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, रोकने की भी काम किया जाएगा। अब ये डीओसी में इन्होंने डिक्लेयर किया था ये सारी चीज़ें। अब जो इश्यू था नेचुरल गैस का, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। द इश्यू ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस ड्यूरिंग रिमेन अनसॉल्व। अब देखिए, बाकी चीज़ें तो सॉल्व करी, लेकिन जो नेचुरल गैस वाला पोर्शन था, यहाँ तो भैया पैसे की बात आ गई, क्योंकि गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से तो पैसे कमाए जाते हैं एक्सपोर्ट करने से। तो इस चीज़ का बहुत चालाकी से इन्होंने सारे रिजोल्यूशन तो अच्छे दिए, लेकिन इस चीज़ पे साइलेंट रहे। अब ये क्या हुआ कि जो फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ऑफ साउथ चाइना सी, अब इसमें क्या हुआ, डीओसी जो कि हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ कंडक्ट, तो चाइना ने एशियन कंट्री एक्टिविटीज़ पे एडवांस किया और कंसल्टेशन किस पे, कोड ऑफ कंडक्ट पे करना शुरू कर दिया।
और फोरकास्ट किया COC को, कोड ऑफ कंडक्ट को, कंप्लीटेड बाय 2021, और बोला कि हम 2021 तक हम अपना कोड ऑफ कंडक्ट को हम क्या कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे। ये सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद अब यहाँ इंडिया का क्या है, आप सभी को पता है इंडियन नेवी डिप्लॉयड है फिलीपींस कोस्ट पर। फिलीपीन नेवी को ट्रेनिंग देती है। वहाँ पर हमारी ONGC भी है, ONGC जो कि वहाँ की फिलीपीन की एक पेट्रोलियम कंपनी के साथ टाई अप करके वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करती है नेचुरल गैस जो कि सी बेड में है उस चीज़ का। तो इससे भी चाइना को ऑब्जेक्शन हुआ। तो अब ये देखिए चाइनीज सबसे पहले क्या है, 22 जुलाई 2011 को INS आर्यव्रत कहा गया, जो कि एक एम्फीबियस असॉल्ट वेसल है, वो फ्रेंडली विजिट के लिए गया था वियतनाम को, और रिपोर्टेडली कॉन्टैक्टेड 45 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द वियतनामीज कोस्ट इन द डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी बाय द पार्टी आइडेंटिफाइंग इटसेल्फ एज ए PLA नेवी। वो क्या हुआ, वो किसके बीच में क्या गए आपस में, उनकी क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ 45 नॉटिकल माइल्स जो कि वियतनाम को उससे दूर थे, और जिनसे हुआ वो बोल रहे थे वो PLA नेवी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के PLA नेवी के पार्ट हैं। और बोला कि उन्होंने बताया कि शिप वाज एंटर्ड इन PRC वाटर्स, और बताया उनको कि आपकी शिप जो है PRC वाटर में घुस आई है, आप यहाँ से चले जाइए। अब इंडियन नेवी का जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट नहीं विजिबल था, सिर्फ द INS आर्यव्रत प्रोसीडेड ऑन हर ओनवर्ड जर्नी एज शेड्यूल्ड, और वो मतलब इनका किसी के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था। जो PRC ने क्लेम किया था वो उसको बोला वो गलत है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ साउथ चाइना सी में। तो इंडियन नेवी फर्दर उन्होंने क्लेरिफाई किया कि उससे नो कन्फ्रंटेशन इन्वॉल्विंग, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और इंडिया ने सपोर्ट किया फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को, जो कि इंटरनेशनल वाटर्स जो भी वहाँ पे क्या होता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है, इसको इंडिया सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग साउथ चाइना सी। तो उसके इस तरह से इंडिया के पास क्या है, राइट टू पासेज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो दिस प्रिंसिपल शुड बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का हवाला दिया इंडिया ने, बोला कि हम इस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत हम उस रूट पे थे, हमने किसी की टेरिटरी में इन्वेड नहीं किया है, हमारा कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, ऐसा इंडिया ने क्लेम किया। अब देखिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक प्रिंसिपल है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का, जो कहता है द शिप फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ एनी सॉवरेन स्टेट, मतलब कोई भी शिप किसी सॉवरेन कंट्री का फ्लैग लगा के अगर वो घूम रहा है, वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं सफ़र करेगा किसी दूसरे स्टेट से, अपार्ट फ्रॉम द एक्सेप्टेशन। कुछ एक्सेप्टेशन है इसके, मतलब ऐसे जनरली जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इसमें एक्सपेक्टेशन भी है कि मतलब ऐसे हथियार लेके हथियार बंद युद्धपोत नहीं ले जा सकता है, तो उसके कुछ एक्सपेक्टेशन हैं। तो इन द एक्सपेक्ट प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल लॉ में वो एक्सपेक्टेशन दिए हुए हैं। अब क्या है देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अब इसमें डिफ़ाइन किया कि इसमें जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है फॉर वेसल्स, कोई भी वेसल मूव कर सकती है, एंटर कर सकती है पोर्ट में अपने, और वहाँ पे क्या मेक यूज़ ऑफ प्लांट एंड डॉक्स, प्लांट और डॉक्स बनाने में को यूज़ कर सकती है उस पोर्ट का, और लोड और अनलोड कर सकती है गुड्स का वो उस पोर्ट से, और ट्रांसपोर्ट कर सकती है गुड एंड पैसेंजर्स को उस जगह से। और ये जो राइट है ऑल्सो कन्फाइंड एज आर्टिकल 87 ऑफ द 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। जो द लॉ ऑफ द सी है उसमें आर्टिकल 87 में ये बात लिखी हुई है। नॉट ऑल UN मेंबर, अभी तक जो सारे UN मेंबर ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। द यूनाइटेड स्टेट हैड साइन बट नॉट रेटिफाई, यूनाइटेड स्टेट ने साइन तो कर दिया बट इवन USA ने भी इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो दोस्तों आई थिंक आज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले और मैं लाइव आ सकूँ। थैंक यू।